सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल द हिंदू डेली इनसाइट्स। और आज क्या कुछ खास होने वाला था हिंदू न्यूज़पेपर में, तो खास करके हम लोग बात करेंगे आज एडिटोरियल पेज के दो प्रमुख आर्टिकल जो कि फ्रंट पेज पे भी हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ एडिटोरियल पेज का भी पहला आर्टिकल के रूप में हमें देखने को मिलता है। पहला है एक्ट नॉर्थ एंड द सेकंड वन इज दैट वार एंड टॉक्स फाइनली लास्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ कुछ प्रमुख न्यूज़ को देखते हुए आज के इस पूरे दिन के जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल की। तो पहले आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो पहले आर्टिकल में फ्रंट पेज पे आपका छपा हुआ है लद्दाख गेट न्यू पॉलिसीज ऑन कोटा डोमिसाइल स्टेटस, यानी लद्दाख के बारे में बेसिकली बात की जा रही है कि लद्दाख क्या क्या नई नई पॉलिसीज के अंतर्गत क्या क्या उसको मिलता है, डोमिसाइल स्टेटस के बारे में क्या कुछ खास होने वाला है आज के न्यूज़पेपर में। तो वो लद्दाख से संबंधित है जिसमें हम लोग अभी एडिटोरियल पेज में कंप्लीट ब्रीफली इसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो बात करें अगर लद्दाख मैप की, तो मैप आप लोग जानते होंगे जम्मू कश्मीर ये आपका लद्दाख है। और यहाँ से आपकी कहानी जो पहला जो आर्टिकल एडिटोरियल पेज का आप देखते हैं तो उस एडिटोरियल पेज में पहला जो आर्टिकल है एक्ट नॉर्थ, यानी नॉर्थ का जो एक्ट उसके बारे में कह रहा है और इसको हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि ये हमारे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो बात करें इसके डिस्कशन की, तो इसमें आपका सबसे पहले लिखा हुआ है इंडिया मस्ट अटेंड द ग्रीवांसेस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, यानी जो पीपल ऑफ लद्दाख है उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, जो उनकी असंतुष्टि है, जो उनकी समस्याएं हैं, उसको कम से कम क्या करना चाहिए, आपका पीपल ऑफ लद्दाख उस पूरी ग्रीवांसेस को अटेंड करना चाहिए। तो वही चीज़ है, टाइटल आपका जो है इस एक्ट नॉर्थ एडिटोरियल पेज का फर्स्ट आर्टिकल का जो लिखा हुआ है वो है कि इंडिया, आपका लिखा हुआ है कि एक्ट नॉर्थ इंडिया मस्ट अटेंड टू द ग्रीवांसेस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। तो इसमें क्या कुछ खास है, आप अगर बात करें लद्दाख की तो लद्दाख के बारे में आपको पूरी आइडिया होगा लगभग, क्योंकि लद्दाख जो है 370 जो धारा 370 थी उसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर से वो निकला हुआ है, अब यूनियन टेरिटरीज के रूप में वर्क करता है। तो यानी कि पहले वो पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आ रहा था, अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा अलग, लद्दाख का हिस्सा अलग, इस फॉर्मेट में हमको देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है आपका दिस आर्टिकल हाइलाइट्स द रिसेंट मेजर्स अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू द जून 3, यानी कल की बात कर रहा है। क्या हुआ है कि टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख अबाउट देयर लैंग्वेज कल्चर लैंड एम्प्लॉयमेंट, इन सभी मुद्दों पे बात कही गई है, चर्चा किया गया है। और दिस इशू हैव बिकम मोर सिग्निफिकेंट since Article 370 was abrogated in 2019 and the Ladakh was made up a separate union territories from the Jammu and Kashmir, यानी कि जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा पहले क्या था, लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उसी में से आपका टूट के लद्दाख बना है, जम्मू कश्मीर अलग गया। उसके बाद से क्या कुछ परिवर्तन हुआ है लद्दाख में, क्यों, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज के रूप में हमें देखने को मिलता है आज के समय में। तो जो अनाउंसमेंट किए गए उन पे अगर हम एक नज़र डालें तो अनाउंसमेंट की अगर बात करें हम लोग अनाउंसमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहला जो है रिजर्वेशन इन पॉलिसीज की बात की गई। जो पॉलिसीज में रिजर्वेशन यानी लद्दाख के लोगों को जो आरक्षण की बात कही जा रही है उस पर क्या कुछ स्पेशल देखने को मिल रहा है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो अप टू 85% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ लद्दाख, यानी लद्दाख के लोगों के लिए 85% रिजर्वेशन ये चीज़ें क्रिएट कर दी गई हैं लद्दाख में, जो कि इसके पहले आपका सिमिलर पॉलिसीज एग्जिस्ट करती नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मिजोरम में जैसे वहाँ पे 92% है, 92%, वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में आपका 80% है। तो सेम एज आपका लद्दाख के जो इंडिजिनस पीपल हैं वहाँ के लिए जो अगर जॉब की बात करें गवर्नमेंट जॉब में तो 85% रिजर्वेशन की बात कही जा रही है, ये चीज़ें वहाँ पे लागू हो चुकी हैं। साथ ही साथ डोमिसाइल स्टेटस की बात करें, डोमिसाइल क्राइटेरिया की बात करें, वहाँ पे निवासी बनने का प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें आपका लिखा है कि अ पर्सन मस्ट हैव स्टेड इन लद्दाख कंटिन्यूअसली फॉर 15 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति 2019 के बाद, यानी 19 में ही यूटीज वो बना था, यूटीज की बात करें उसके बाद से लेके 15 सालों तक यानी 2034 तक अगर कोई रहता है उसमें तो उसको डोमिसाइल स्टेटस उसको मिल जाता है। तो कोई भी डोमिसाइल माइग्रेंट अराइविंग फ्रॉम 2019 विल बी एलिजिबल ओनली आफ्टर 2034। अगर कोई व्यक्ति 2019 में वहाँ पर आया हुआ है तो उसको वहाँ का निवासी बनने के लिए डोमिसाइल स्टेटस लेने के लिए उसको 2034 तक कंटिन्यू वहाँ उसको रहना पड़ेगा। और ऐसा वो करता है तो उसको एक वहाँ की नागरिकता वहाँ मतलब लद्दाख की आराम से उसको जो है मिल जाएगी। सो
इन कंट्रास्ट द यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलाउज डोमिसाइल स्टेटस टू एनीवन हु हैज स्पेंट 15 ईयर्स एज अ रजिस्टर्ड माइग्रेंट। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात कही जा रही है। दूसरा, हिल काउंसिल की बात करें, हिल काउंसिल की अगर बात करें, हिल काउंसिल कंपोजिशन एंड लैंग्वेज की बात करें तो 1/3 ऑफ द सीट्स इन हिल काउंसिल विल बी रिजर्व, यानी कि महिलाओं के लिए फॉर वुमेन। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए हिल काउंसिल में 1/3 सीट क्या कर दी गई है, रिजर्व कर दी गई है। लद्दाख में 1/3 ऑफ द सीट्स इन हिल काउंसिल विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन। ऑफिशियल सीट्स इन हिल काउंसिल विल बी रिजर्व फॉर वुमेन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज विल इंक्लूड, इस वहाँ की लद्दाख की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश को, हिंदी को, उर्दू को, भूटी को, ये आप इसको आप बिल्कुल आप तैयार रखेंगे हर हाल में। हिंदी, उर्दू, भूटी एंड पुर्गी, इन सभी लैंग्वेज को अप्रॉक्सीमेट 4-5 लैंग्वेज हैं, इन सभी को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में दर्ज कर दिया गया है। कहाँ के, लद्दाख में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला पॉइंट है रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में, दूसरा है डोमिसाइल स्टेटस कैसे मिलेगा, साथ ही साथ हिल काउंसिल कंपोजिशन की बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई है। अभी और भी कुछ बातें कही जा रही हैं कि डिमांड क्या अभी और भी चल रही है, डिमांड ये टू बी फुलफिल्ड। ये सभी आर्टिकल में आप जब इसको रीड करेंगे पूरा, तो इस पूरे आर्टिकल्स में आपको ये चीज़ें हिल काउंसिल से लेकर सारी बातें आपको मिलेंगी। तो पहला पॉइंट लिख रहा है कि डिस्पाइट दिस स्टेप, इन सभी स्टेप जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने उठाया हुआ है, इन सभी स्टेट्स के बाद बात करें सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन लद्दाख फील दैट द मेजर डिमांड रिमेन अनएड्रेस्ड। अभी बहुत सारी डिमांड है जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, एड्रेस नहीं किया जा, मतलब एड्रेस वो भी होनी चाहिए। पहली बात, फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। किसका दर्जा मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अभी फिलहाल में वो क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो पूर्ण राज्य का दर्जा की बात कर रहे, फुल स्टेटहुड की बात कर रहा है। फिर इसके बाद इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट देयर ट्राइबल कम्युनिटीज, उनको ये कह रहा है कि इसको 6th शेड्यूल में भी शामिल करें, लद्दाख को जो है 6th शेड्यूल में भी शामिल करें, जिससे कि वो अपने यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज को, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको वो क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, उनकी रक्षा कर पाए, उनको सिक्योर कर पाए। साथ ही साथ 2nd सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में एक और सीट की डिमांड की जा रही है लद्दाख के द्वारा कि ये देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये अभी और भी डिमांड चल रही है वहाँ के लद्दाख के लोगों के द्वारा। किसके द्वारा, जो वहाँ के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिमांड कर रही है कि पहली बात तो फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए लद्दाख को। दूसरा चीज ये है कि 6th शेड्यूल में उनको शामिल कर लिया जाए जिससे कि वो अपनी ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कर पाए। और लोकसभा में एक और सीट की डिमांड की जा रही है। साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बातें भी कही जा रही है कि लद्दाख में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट हो जाए जिससे कि लोकल एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी क्या हो सके, जनरेट हो सके। तो ये अभी भी कुछ बातें हैं जो लगातार वहाँ के लोगों के द्वारा डिमांड में बनी हुई है। अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट इशू की, कहाँ पर, लद्दाख में अगर एम्प्लॉयमेंट इशू की अगर बात करें, रोजगार की बात करें तो अब पार्लियामेंट्री पैनल वाज इन्फॉर्म दैट नन ऑफ द 1275 गजेट्स पोस्ट इन लद्दाख हैव बीन फिल्ड सिंस इट बिकम यूटीज इन 2019। आप जानते हैं 370 आपके 2019 में हटने के बाद जम्मू कश्मीर से वो अलग होता है और जम्मू कश्मीर अलग बनता है और लद्दाख अलग बनता है। और यूटीज बनने के बाद 1275 जो वैकेंसी जो भी वहाँ पे वैकेंट सीट रही होगी उसको अभी तक भी फुलफिल नहीं किया गया है। इसकी बात कर रहा है 2019 के बाद से लेकर अब तक। एंड दिस वाज लेड टू यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेस्ट अक्रॉस द रीजन ओवर द लास्ट 5 ईयर। और ये प्रमुख कारण रहा है जिससे कि वहाँ पे लगातार ओवर द 5 ईयर प्रोटेस्ट लगातार होता रहा है और यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट का कारण भी रहा है, यानी कि रोजगार पे भी फोकस गवर्नमेंट का होना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात करें लद्दाख को इतना अगर वैल्यूएशन दिया जा रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण है। तो कारण ये है कि उसका जो स्ट्रेटजिक प्रेजेंस है, जो स्ट्रेटजिक प्रेजेंस है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। लद्दाख का जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है लद्दाख का, और उसकी अगर बात करें तो आप जानते हैं कि लद्दाख जो है लाइज करता है कहाँ पे, बॉर्डर ऑफ जंक्शन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, यानी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के जंक्शन पे पड़ता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये आपका मिडिल टर्म में देख रहे हो जिससे वो चाइना की तरफ
चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, हर तरफ इसके एकदम जंक्शन पे है लद्दाख। तो उसका जो प्रेजेंस है, उसका जो लोकेशन है, वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल, वो बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल है। तो वो बातें कही जा रही हैं। और बोथ पाकिस्तान एंड चाइना है बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया, और हम जानते हैं इंडिया के साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों का लगातार डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, देखने को मिलता है। दोनों देशों से संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, जिसका जो है नुकसान हमें लद्दाख में देखने को मिल सकता है। इसलिए लद्दाख जो है स्ट्रेटेजिकली जंक्शन, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एक प्लेस बन जाता है, क्योंकि उसको हमें हर हाल में इंडिया के कंटेक्स्ट में उसको अपने साथ कवर करके लेकर चलना पड़ेगा। सो ऑफन एक्ट इन कोऑर्डिनेशन, दस लद्दाख इज स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए देश की सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट का रिस्पांस, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्पांस करती है, और रिस्पांस भी करती है। क्या 2023 की बात करें तो गवर्नमेंट जो है एक हाई पावर्ड कमेटी को क्या करती है, इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जिसमें कि जो राज्य मंत्री है नित्यानंद राय के आपके जो है ऑब्जर्वेशन में एक कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी को 2023 में गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करती है, बनाती है, जो एड्रेस करेंगे किसको, लद्दाखीज के कंसर्न को। लद्दाखीज यानी लद्दाख के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनके कंसर्न को वो एड्रेस करेंगे। एंड दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ सस्टेन्ड कैंपेन एंड प्रोटेस्ट स्पेशली फ्रॉम द पीपल ऑफ कारगिल एंड ले, जो कि आपको कारगिल और ले वाले क्षेत्र में लगातार जो प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, कैंपेन देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को लगातार मिलती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 23 में एक हाई पावर्ड कमेटी, जो कि नित्यानंद राय के आपके लीडरशिप में, जो कि एक राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री के लीडरशिप में इस चीज़ को बनाया जाता है, जिसमें लद्दाखीज के कंसर्न को, नीड को, एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखा जाए, उनकी बातों को समझा जाए। सो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि द आर्टिकल स्ट्रेस द नीड फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू पे क्लोजर अटेंशन टू द सेंटिमेंट्स एंड जेन्युइन डिमांड्स ऑफ द लद्दाख पीपल। कह रहा है जो आर्टिकल स्ट्रेस द नीड फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को, मतलब भारतीय सरकार को इस बात की जरूरत है कि वो क्या करे, क्लोजर अटेंशन, इस बात पे बहुत ही गंभीरता से ध्यान दे, किस पे, जो सेंटिमेंट और जो जेन्युइन डिमांड है किसके, लद्दाख के लोगों का, इस पे विशेष करके ध्यान दे। और प्रोटेक्टिंग देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी को क्या प्रोटेक्ट करे, मतलब आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करे, कल्चर को प्रोटेक्ट करे, लैंड अलोंग विद द इंश्योरिंग यूथ एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ों पे गवर्नमेंट क्या करे, ध्यान दे, जो कि ये आपका कहीं ना कहीं इसेंशियल होता है, बोथ रीजनल पीस एंड द नेशनल इंटरेस्ट। ये कहीं ना कहीं रीजनल पीस और नेशनल इंटरेस्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब दोनों चीज़ों पर ध्यान दे। तो ये कंप्लीट हमारा आर्टिकल था, जिसमें एक्ट नॉर्थ के बारे में पूरा, यहाँ पे लद्दाख में हमने पूरा विशेष डिस्कशन कर लिया है और कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। इसके हर एस्पेक्ट को हमने एडिटोरियल पेज के आर्टिकल को हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड आर्टिकल आपका जो एडिटोरियल में देखने को मिलता है वो रशिया और यूक्रेन के बारे में है, वार एंड टैक्स के बारे में ये आर्टिकल है, स्पेस करके वार एंड टैक्स की बात करें, वार एंड टैक्स की अगर बात करें तो ये आर्टिकल आपका रशिया और यूक्रेन के बारे में स्पेशली है ये आर्टिकल। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक तरफ जो है टाक चल रही है टर्की में। अभी कल के यही आर्टिकल में हमने देखा था कि रशिया और जो है और यूक्रेन के जो लोग हैं वहाँ पे जो है टर्की में, इस्तांबुल में जो है इनकी चर्चा चल रही है, जिसमें डेड बॉडीज़ हो गई, प्रिजनर्स हो गए, उनको जो है रिटर्निंग की बात और एक्सचेंज की बात चल रही है, और एक तरफ जो है ड्रोन अटैक चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी कंसर्न का विषय है। देखिए रशिया इस पर क्या जो है ओवर रिएक्ट करता है, ये एक बड़ा इशू बन सकता है। तो लिख रहा है कि वार एंड टैक्स बोथ रशिया एंड यूक्रेन आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी गारंटीज। ये देखिए दोनों लोग क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी गारंटी की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी की यानी चाहे यूक्रेन हो चाहे रशिया हो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ, मतलब अब ये बात करें कि अगर कोई रोकता है, बात करता है, कुछ भी करता है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए, ये बातें कही जा रही है। सो पहला पॉइंट आपका जो है निकल के आ रहा है कि अ न्यू फेज इन द रशिया यूक्रेन वार, अगर एक नया चरण आ चुका है रशिया यूक्रेन वार में, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हाल ही के दिनों में द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज नाउ एंटर्ड अ न्यू स्टेज characterized by the intensified military attack and direct negotiation between the two sides। आप जानते हैं दोनों साइड से नेगोशिएशन चल रहा है। ऑन संडे अहेड ऑफ द सेकेंड राउंड टाक हुआ, जिसमें यूक्रेन जो है लॉन्च करता है अपने मोस्ट डेयरिंग ड्रोन अटैक डीप इनसाइड द रशियन टेरिटरी टारगेटिंग मिलिट्री एयरफील्ड। आप जानते हैं कि टर्की में जो है बातें चल रही हैं,
एक्सचेंज के लोग हर चीज़ को, बॉडीज़ को लेके या किसी भी चीज़, मतलब आप टर्की में बात कर रहे हैं, एक तरफ जो है यूक्रेन की तरफ से जो है ड्रोन अटैक देखने को मिलता है रशिया में, वो भी कहाँ पे, उसके मिलिट्री एयरफील्ड पे, मिलिट्री एयरबेस पे उसका जो आक्रमण चल रहा है। वो भी कौन सा अटैक है? ड्रोन अटैक है। लगभग 4000 ड्रोन एक साथ जो है जाते हैं लगभग वहाँ पे। तमाम खबरें हैं कि इतने सारे जहाज, इतने सारे जो है मिलिट्री एयरफील्ड में इतना सारे लॉस हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कंसर्न का विषय है, क्योंकि जानते हैं इम्पैक्ट ऑफ द ड्रोन अटैक क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन इंटेलिजेंस, ड्रोन वर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स इनटू द रशिया एंड रिमोटली लॉन्च्ड। कह रहा है कि जो ड्रोन आए हैं रशिया में और आके अटैक किए हैं, वो कहीं ना कहीं इतना लंबा रेंज नहीं होती है कि वो अपने आप उड़ के चले आए। उसको ट्रक से लॉन्च किया गया, ट्रक से उसको ला के एंट्री कराई गई, उसके बाद उसको कहीं दूर से रिमोटली उसको लॉन्च किया गया है। तो वही चीज़ें वहाँ के जो यूक्रेनियन जो इंटेलिजेंस है, ये कहीं ना कहीं इस बात को बताती है। ड्रोन वर ट्रांसपोर्टेड बाई ट्रक इनटू द रशिया एंड रिमोटली लॉन्च्ड एंड दिस अटैक रिपोर्टली लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डजन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। जो दर्जनों जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर थे उन पे क्या करते हैं, वो डिस्ट्रक्शन मचाती है, यानी उनको जो है नष्ट करती है। साथ ही साथ ऑल्दो दिस क्लेम हैज़ नॉट बीन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, ये अभी स्वतंत्र रूप से इस क्लेम को वेरीफाई नहीं किया गया है। रशिया की जो मिनिस्ट्री है ऑफ डिफेंस की बात करें, कंफर्म किया है कि 5 एयरफील्ड वर अटैक्ड एंड एयरक्राफ्ट एट 2 लोकेशन, वन नियर द नॉर्वेजियन एंड बॉर्डर एंड अनदर जो है साइबेरिया काट फायर। ये क्या उसमें मतलब कि उसमें आग लगी हुई है, यानी उसमें जो है नुकसान हुआ है उसका। तो ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो उसकी रिपोर्ट है कि जो आपके 2 लोकेशन पे इनके आक्रमण हुआ है, हमला हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है नॉर्वेजियन के बॉर्डर पे, नॉर्वेजियन और बॉर्डर ऑफ द अनदर साइबेरिया, वहाँ पे अटैक हुआ है उनकी जो है मिलिट्री एयरबेस पे। सो टैक्टिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की अगर बात करें इस अटैक का, यूक्रेन एबिलिटी to carry out such an attack was seen as a major moral booster for its troops and the tactical setback for the president जो है जेलेंस्की की अगर बात करें तो इस अटैक को करके वहाँ के जो सैनिक हैं, वहाँ के जो ट्रूप्स हैं, वहाँ के जो भी मतलब जितने भी मतलब कि लड़ने वाले लोग हैं, युद्ध में शामिल लोग हैं, उनके कहीं कहीं ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है, उनके मोरल को बूस्टर करने का काम करता है ये अटैक। और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अगर बात करें तो प्रायर टू दिस रशिया हैड लॉन्च अ मैसिव मिसाइल एंड ड्रोन बैरेज अक्रॉस द यूक्रेन सीवियरली स्ट्रेनिंग इट्स एयर डिफेंस। 1 स्ट्राइक किल्ड एट एटलीस्ट 12 यूक्रेनियन सोल्जर एट अ मिलिट्री ट्रेनिंग बेस। आप जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने भी, यानी रशिया से भी आक्रमण हुआ था, एक मैसिव मिसाइल की तरफ, मैसिव मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया था यूक्रेनियन पे, जिसमें 12 यूक्रेनियन जो है मारे गए थे, 12 यूक्रेनियन की डेथ हो गई थी, जो कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस था, उस पर आक्रमण किया गया था। तो फिर दोबारा जवाबी हमला दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये उनके मोरल चीज़ को बूस्टर करेगी, मोरलिटी को बूस्टर करेगी कि हम जो है कहीं ना कहीं वी आर नॉट गोइंग टू, जो है हम कह सकते हैं कि हम अपने हथियार को नहीं रख रहे हैं, हम जो है हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ाई में हैं, ये चीज़ें हैं। तो डायरेक्ट पीस टॉक की बात करें तो वो आपका प्रारंभ हो चुका है। डिस्पाइट राइजिंग टेंशन, डायरेक्ट टॉक्स वर हेल्ड बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन इन द इस्तांबुल। ये आपका चल रहा है। ऑन मंडे की अगर बात करें तो 1 आवर मीटिंग्स नेगोशिएशन एग्री ऑन द प्रिजनर्स एक्सचेंज एंड डील एंड द शेड्यूल्स अ थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स आफ्टर इन जून। देखिए, एक तरफ बात चल रही है, एक तरफ जो लड़ाई चल रही है। कह रहे सेकेंड राउंड की बात हो चुकी है, थर्ड राउंड की बात आपकी लास्ट यानी जून के लास्ट में आपकी होनी है, जून के लास्ट में भी होनी है, जिसमें एक्सचेंज करने की बात करें, प्रिजनर्स के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, या जो भी डील हो रही है वो सारी बातें, डायरेक्ट पीस ट्रैक भी चल रही है, इधर युद्ध भी चल रहा है। तो बात करें अगर रशिया और यूक्रेन की, तो स्टेटस ऑफ द वार आफ्टर 40 मंथ, लगभग 40 महीनों से ये युद्ध चल रहा है। 40 महीनों से चलते हुए इस युद्ध का स्टेटस की अगर बात करें तो साइन ऑफ एग्जॉशन आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ द वार, बोथ साइड्स आर showing sign of fatigues. Ukraine facing multiple battlefield challenge. It is trying to innovate with drone warfare to offset a weakness and boring the war closer to Russia. एक लंबा युद्ध चल रहा है, इसकी बातें कर रहा है। टेरिटोरियल सिचुएशन की अगर बात करें तो यूक्रेन हैज नॉट अचीव्ड एनी मेजर टेरिटोरियल गेन्स। यूक्रेन किसी प्रकार से टेरिटोरियल गेन प्राप्त नहीं करता, जबकि जो रशिया है 5000 स्क्वायर किलोमीटर, कितना किलोमीटर, ओवर द
पास्ट ईयर यूक्रेन हैज लॉस्ट नियर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द लाइन टू रशिया। रशिया ने उसको क्या कर लिया है, ले लिया है, यूक्रेन ने खो दिया है। रशिया हैज टेकन टेरिटरी इन द कुर्स्क एंड द एडवांसिंग फर्दर ऑफ द सुमी रीजन। और आगे जो है कुर्स्क को आप तो कब्जा कर ही लिया है, आगे जो सुमी रीजन पे भी उसका जो है टारगेट चल रहा है, एडवांसिंग फर्दर जो है टारगेट आपका सुमी रीजन पे भी कब्जा करने का रशिया का चल रहा है। लेकिन किसी प्रकार से यूक्रेन के पास किसी प्रकार का मेजर टेरिटोरियल गेन देखने को नहीं मिलता है। और बात करें ये जो तमाम प्रकार के फ्यूचर ये बातें कही जा रही हैं कि यूक्रेन इज स्ट्रगलिंग विद द वीकेंड एयर डिफेंस। भाई यूक्रेन जो है अपने कमजोर एयर डिफेंस की वजह से जो तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। मैन पावर की क्राइसिस है। अनसर्टिनिटी ओवर द फ्यूचर यूएस सपोर्ट, एक अनिश्चितता है कि फ्यूचर में यूएस उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये तमाम चीज़ों से यूक्रेन जूझ रहा है। यानी यूक्रेन किसी प्रकार से टेरिटोरियल सिचुएशन की अगर बात करें तो कोई भी अचीव्ड एनी मेजर टेरिटोरियल गेन्स वो देखने को नहीं मिलता है। अगली पॉइंट पे बात करें यूएस रोल की बात करें इस पूरे आउटलुक में, तो एफर्ट्स बाई फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो mediate peace have shown little progress but the article suggests that he should not give up। आर्टिकल ये कहना चाहता है कि प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं उनको किसी प्रकार से आपको जो है बीच में डिस्कशन करने की चीज़ों को आपको रोकना नहीं चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं एक मेजर जो है रोल अदा करते हैं। तो रशिया हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांसेस एंड फ्यूचर सिक्योरिटी कंसर्न दैट मस्ट बी एड्रेस। Ukraine, on the other hand, seeks credible security and guarantee to protect itself from the future attack। यूक्रेन कहता है कि किसी प्रकार से हम फ्यूचर में अटैक ना हो, इस बात के हमें सिक्योरिटी दी जाए, इस बात के हमें क्या की जाए, सिक्योरिटी जाए। और यूनाइटेड स्टेट की अगर बात करें तो हैज़ अ क्रूशियल रोल इन द हेल्पिंग ब्रिज ऑफ द गैप बिटवीन द टू कंट्रीज, जो कि आपस में जो है एक दूसरे से सीज फायर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है इन दोनों देश के सीज फायर की अगर बात करें उसमें जो यूएस का एक शानदार रोल है। तो इसमें वार एंड टैक्स पे एक कंप्लीट आर्टिकल की बात कर रहा है कि लगभग 40 मंथ से जो युद्ध चल रहा है इसमें यूक्रेन अपने वीक एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पावर की बात करें, चाहे ड्रोन सिस्टम की बात करें, किसी भी तरीके से बात करें तो कमज़ोर ही पड़ रहा है। जबकि वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी नहीं कर पा रहा है, जबकि जो है रशिया जो है 5000 किलोमीटर के जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर लेता है। साथ ही साथ नेक्स्ट टारगेट सुमी को भी बनाया हुआ है। तो इस तरह कहीं ना कहीं आपका युद्ध दोनों देशों में चल रहा है जिसमें कि दोनों एक दूसरे की सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी को जो है इंश्योर करना चाहते हैं। और लेकिन एक आर्टिकल ये कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं इसमें यूएस का एक शानदार रोल हो सकता है। यूएस को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इन दोनों के बीच में सीज फायर को करा सकता है और कहीं ना कहीं वो मतलब युद्ध विराम की तरफ उसको लेके जा सकता है। तो उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन की बात करें तो रशिया और यूक्रेन का जो लगभग 40 मंथ से जो वार चल रहा है उस पर एक आप 60 नोट लिखेंगे 150 वर्ड्स में, कितने शब्दों में, 150 यानी 150 वर्ड्स में आप पूरे इसके बारे में लिखेंगे जितना भी आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में। फिलहाल आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।